मॉर्निंग क्लास, एक बार फिर से हम कनेक्ट हुए सब लोग आपके स्कूल विद्यालय स्कूल की ऑनलाइन क्लास के थ्रू। जैसा कि हमने लास्ट डे स्टडी किया था चैप्टर फर्स्ट और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको सॉल्यूशन करके दिखाए थे ऑन बोर्ड और कुछ क्वेश्चन आपको समझाए गए। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूं आपके पास नोट्स वैसे ही अवेलेबल करा दिए जाएंगे जैसे लास्ट ईयर हम लोग आपके पास भेज थे। तो कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कल कर लिए थे, उसके बाद हम आज आगे बढ़ते हैं। कुछ रिएक्शंस को समझाना है। पहली रिएक्शन है जैसे हमने कल कॉम्बिनेशंस एंड इसको मैं बताई थी, नोट्स मेरे पास हैं अवेलेबल, ऐसे ही नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसके बारे में पढ़ लिया था, लेकिन सिस्टमैटिक लैंग्वेज जो है वो मैं आज आपको और भी सुना रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द ऑक्सीजन फ्रॉम द फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe वाला आयरन ऑक्साइड वाला गेटिंग डिस्प्लेस्ड टू द एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये वही जो मैंने कल आपको और भी समझाएगा कि ज्यादा ताकतवर वाला एलिमेंट कंपाउंड्स जो होता है कम ताकत वाले को रिप्लेस कर देता है एंड देयरफॉर विल बी रिप्लेस Fe यानी आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, और वो Fe को छोड़कर Fe का आयरन ऑक्साइड का Fe आगे जाके उससे रिएक्ट कर लेता है। इसलिए since one time displaced occurring therefore is called single displacement reaction। इसमें केवल एक ही कंपाउंड्स का जो एलिमेंट्स है वो रिप्लेस होता है, उसको रिप्लेस करता है, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसा कि मैं पूरे टाइम इसको पढ़ा हुआ था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, क्या होती है, तो पहले मैं जनरली इसको रिमाइंड करा दूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और उसके प्रोडक्ट के नंबर्स जो है वो इक्वल होते हैं। इन द साइंटिफिक लैंग्वेज a balanced equation is the one of which number is different atom on both sides reactant and products। reactants कौन होते हैं? जो इस साइड रिएक्शन कर रहे होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और अगर रिएक्टेंट करने के बाद जो चीजें बनती हैं उसे प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये कह रहा है इधर जो नंबर्स होंगे और इधर के जो नंबर्स होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं, तब वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनती है। Their sides are equal. Balancing chemical equation is necessary for the reaction should obey the law of conservation of energy। Law of conservation of energy हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। क्या रूल था उसका, क्या नियम था, क्या लॉ था उसका? उसका लॉ ये था कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बना जा सकता था ना। नेवर कैन बी डिस्ट्रॉय एंड मेक इट, ना तो उसे कभी मिटाया जा सकता है ना कभी बनाया जा सकता है। हाँ, उसका रूपांतरण यानी उसका इंटरचेंज किया जा सकता है। Balancing of the chemical equation is no defined method, is purely the trial and error method। कह रहा है बैलेंस करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस उसे ट्रायल एंड एरर मेथड से
कैसे, जब तक उसका आंसर यहाँ अगर h 12 था और यहाँ पूरी इक्वेशन में h सारे इसी पर 12 नहीं हो रहे हैं तो आपकी गलत। उसको बढ़ाइए, ट्राई करिए, एरर आए तो छोड़िए। ट्रायल एरर मेथड आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चन थे कि ट्रायल एरर मेथड से करते हैं मैथमेटिक्स। कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको कराना चाह रहा था। फिर आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस। वही इनके नाम लिखे हैं और उनको बैलेंस करना। तो मैं आपको एक सिखा देता हूं उनमें से। क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस combined with nitrogen gas, combined with nitrogen gas to ammonia, to अमोनिया। क्या बना देती है? अमोनिया। कौन कौन मिलके? क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो हमने हाइड्रोजन का H2 लिख दिया और नाइट्रोजन का N2 लिख दिया। तो क्या बन गया? NH3 बनाना है। इसको अमोनिया कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? अमोनिया में एमोनिया लिख देता हूं या इसमें लिख देता हूं। ये अमोनिया बन गया। लेकिन ये मुझे किसी भी एंगल से बैलेंस नहीं दिया। H2 है तो H3 कहां से आया और N2 है तो एक N कैसे रहेगा? इसे बैलेंस करने के लिए आप बढ़ा सकते हैं। कैसे? कि 3H2 कितने? 3H2 H अब कितने हो गए? इसका ये जो आगे वाला नंबर होता है जो मल्टीपल होता है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होता है। 3 2 जा 6H हो गए और N कितने हैं? 2। तो बस इसके आगे 2 लिख दो। अब जरा फिर देखो 2N, N कितने हो गए? 2। हाँ बिल्कुल सही। और H3 है और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो H6 हो गए। H6 हो गए। हाँ अब ये बैलेंस्ड है। अब ये पूरी तरह से बैलेंस मैंने की है। देखिए जरा पूरी तरीके से इसको। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारी इसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशंस है जो कि आपको सॉल्व करनी है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम हमारा स्कूल ऐसा कुछ विचार कर रहा है कि एक आध दिन कभी डिस्कशन क्लास भी रखा करें। जैसा कि आपके छोटे भाई बहनों की अभी डिस्कशन क्लास चल रही है 6 7 8 की, जो आपके भाई बहन या आसपास नहीं रहते हैं बच्चे, तो उनको पता करके आप पूछ सकते हैं कि हमारा स्कूल की डिस्कशन क्लास रेगुलरली चला। वैसे कोई एक दिन हम और निकाल सकते हैं डिस्कशन के लिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है what is meant by exothermic and endothermic reaction के एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। एक्सोथर्मिक आई थिंक आपने इसको मैथ में पढ़ लिया है। एंड एंडोथर्मिक
पहले मैं इसको अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको ज्यादा बेटर समझ में आती है मेरी लैंग्वेज। तो एक्सोथर्मिक इज द रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा इसमें, हाँ नेचर लिखा होगा। अब इसकी लैंग्वेज जरूरी है बिकॉज जो आपको लिखना है वो सिस्टमैटिक लैंग्वेज से लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। तो पहले मैंने सिस्टम ना मैंने क्या इसका अर्थ बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड या हीट इज रिलीज्ड, कुछ नहीं सकते। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें से एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है, निकलती है, मिलती है। तो एनर्जी कहां से मिलती है? हमारे खाना खाने से मिलती है, रेस्पिरेशन करने से मिलती है। तो रेस्पिरेशन का एग्जांपल भी है। ये क्वेश्चन क्रिएट होगा आगे जाके कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, अंदर पूरा ऑक्सीडेशन होता है, खाना पचता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जाके काटकर फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी मिलना किसका काम है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। और जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें खुद एनर्जी की जरूरत होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इस प्रकार से मैंने दोनों को डिफाइन किया है। नाउ अब हम सिस्टमैटिक लैंग्वेज जो है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसको और स्टडी करते हैं। सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन occur when energy is observed from the surrounding in the form of heat। इस एनर्जी इस रिएक्शन में ऑब्जर्व होती है, क्या होती है? हाँ, ये ऑब्जर्व करती है, क्या करती है? ऑब्जर्व एनर्जी। ठीक है, ये क्या करती है? ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ये पास वाली की एनर्जी और ले लेती है, बाहर से एनर्जी खुद प्राप्त करती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन occur where energy is observed from surrounding in the form of heat, हीट के फॉर्म में ले लेती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, photosynthesis and melting of ice and evaporation। इसके एग्जांपल देखो, इन सब में बाहर से एनर्जी लेने के बाद ये स्वयं खत्म हो जाते हैं, इवेपोरेट होता है। बाहर से हीट लेता है, पानी उड़ जाता है और खत्म हो जाता है, मेल्टिंग। बाहर से हीट पकड़ता है आइस और पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस बाहर से हीट लेता है, पानी को ऑब्जर्व करता है जड़ों से और पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कर लेता है, हमें ऑक्सीजन दे देता है। तो ये तीनों प्रोसेस का एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है हीट की फॉर्म में। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन one is the which energy is released from the system into the surrounding, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। यस, इसमें एनर्जी निकलती है। जैसे इसमें लिखे हुए इसके एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। एक्सप्लोशन, एक्सप्लो एक्सप्लोशंस, फ्यूजन, etc रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन
श्वसन केवल मैंने आपको बताया केवल यहाँ तक सीमित नहीं होती कि मैंने इनहेलेशन किया एंड एक्सहेलेशन कर दिया, केवल यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है वो। इसके बाद इंटरनल पूरा जो प्रोसेस चलता है वो पूरा रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है। खाना पचने से लेके खाना वेस्ट बनाने तक सब कुछ वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही हम कंप्लीट करते हैं। इसको आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं इन टेस्ट एग्जाम, बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आया, देखिए इसकी हम बात कर रहे थे वही आ गया, why is respiration considered to be an exothermic reaction? रेस्पिरेशन को क्यों कंसिडर किया जाता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? For the several survival of life we require energy. हमें जिंदा रहने के लिए, क्वेश्चन अलग है, मैं लिख दूं वो तो आप चाहें मैं हटा के लिख देता हूं। क्या क्वेश्चन है? Why is respiration considered to be an exothermic reaction? Exothermic reaction, ठीक है? तो इसको मैं समझा रहा हूं। फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए, जीवन को काटने के लिए बी रिक्वायर्ड एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन क्लास कि हमें एनर्जी कहां से मिलती है। वी गेट एनर्जी फूड, वी गेट एनर्जी, जब हम फूड करते हैं तो एनर्जी प्राप्त होती है। The food molecules through the process of digestion is broken down into simpler molecules like glucose. जब हम भोजन करते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसमें भोजन के छोटे-छोटे मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होने के लिए बनने के बाद ग्लूकोज बनते हैं। These substances come into contact with oxygen. जब ये substances ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं जिसे हम इनहेल करते हैं in the form of our body cells, form of carbon dioxide and water along with the certain amount. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। इसकी रिएक्शन मैंने आपको कल भी समझाई थी और आज मैं समझा देता हूं। क्या था अंदर कहां है? C6H12O6 प्लस आपने क्या लिया एटमॉस्फेयर से? 6O2 लिया, फिर क्या दिया आपने बाहर? 6CO2 बाहर दिया प्लस 6H2 वाटर वेस्ट निकाला और एनर्जी आपने सेव कर। अब एनर्जी का यूज हम चलने फिरने, बोलने, लिखने, खेलने कूदने में यूज करते हैं। फिर हमें जरूरत पड़ती है, फिर हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फिर हम भोजन लेते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, फिर वही प्रोसेस होती है। ये रेगुलरली प्रोसेस डेली रूटीन्स के हिसाब से हमारी चलती रहती है, ये आवश्यक है भी। चलिए बताता हूं। हाँ, ये देती है सिंस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये भी पूरी जो एनर्जी होता है हीट के बेसिस पे रहती है। द मेंटेनेंस आवर बॉडी टेंपरेचर, जो हमारी बॉडी टेंपरेचर को, हमारा बॉडी टेंपरेचर उसको मेंटेन करके रखता है। दिस द रेस्पिरेशन, इसलिए रेस्पिरेशन को कंसीडर करते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका एग्जांपल मैंने आपको ये इसका केमिकली डेफिनेशन करके मैंने आपको दिखा दिया है, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं।
आप कोई पहली बार ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, मेरा शुरू से आपसे कहना रहा है कि आप हमेशा अपने नाम से लॉगिन करें। तो हम जब आपको देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा बच्चा लाइव आया है, तो आपका एक तरीके से अटेंडेंस हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हैंड राइज करते हैं तो हम नोट कर सके कि कौन सा बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैं देख कर आया तो एक बच्चे का हैंड राइज है, बट उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया, तो मैं कैसे पूछूं कि बेटा आपको क्या तकलीफ है ना? और भी आप वीडियो वगैरह आप लोग उतना चालू ना करें, ठीक है ना? आपको थोड़ा वीडियो देखना है, वीडियो तो सभी का देखना है, स्कूल का वीडियो देखना है, तो अपना जो वीडियो वाला कैमरा है वो ऑफ रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। यस, क्योंकि डीकंपोजिशन का मतलब होता है वहां से डीकंपोज करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइन रिएक्ट करना। पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्वेश्चन हो गया है। Combination reaction is said to be the reaction between two or more molecules from a larger molecule. Combination जो रिएक्शन होती है उसे हम कह सकते हैं कि ये उनके बीच होती है जो बड़े-बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। Whereas and decomposition reaction is defined as the splitting of a large molecule into smaller. कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कंबाइन कर एक बड़ा मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, और डीकंपोजिशन में एक लार्ज मॉलिक्यूल छोटे-छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटकर डीकंपोज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है ये उसका अपोजिट है। हाँ, अब आया क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको आंसर भी बताना है, तो मैं इसकी डिफरेंस आपको बोल के सुना रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is the one where more reactive substance replaces the less reactive one from its source। जैसा कि बताया गया है, तो इसमें क्या होता है, एक ताकतवर रिएक्टेंट कम ताकतवर रिएक्टेंट को वहां से रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस नहीं कह सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब होता है उसको भी अपनी जगह पे लेके आओ, रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है। ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, और इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? In only single displacement take place, whereas double displacement reaction as the two reactant interchange with each other। जो reactants होते हैं और जो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो उनका जे मान लीजिए यहाँ पे इसका इसके साथ बैठ जाता है, और इसका जो रिएक्टेंट होता है आगे वाला मॉलिक्यूल होता है वो उससे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है। जैसे मैं उसकी एक रिएक्शन बताऊंगा आपको, दोनों की बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि तब ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की देख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट क्या था, मैग्नीशियम था प्लस HCl था, 2HCl कर लिए थोड़ा बनाने के लिए। तो हमने देखा मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर रिएक्टेंट होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो क्या बना, MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है,
ये mg ने h से कहा चलो वो चल दिए, क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा ताकत नहीं थी। उन्होंने कहा Cl के साथ हम बैठेंगे, लेकिन Cl 2 थे, इस आउटर 2 की वजह से 2 था, तो Mg सिंगल था, 2 हमने Cl2 करके यहां लिख दिया। ठीक है, तो ये 2MgCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होगा। ये इसको कुछ दे रहा है तो उससे कहेगा भाई आप मेरी जगह पे भी आ जाइए। देखिए कैसे, 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड, ये बी अलग है और आई अलग है, I2, ठीक है। क्या हुआ, क्या बना? तो ये पोटेशियम वाला Ba की जगह बैठ गया और ये Ba K की जगह बैठ गया। इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसने कहा भाई आप यहाँ आ जाइए और मैं यहाँ आ जाता हूँ, यानी दो लोगों ने अपनी जगह बदली है, इसलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो पोटेशियम जाके आयोडीन के साथ बैठ गया, तो क्या बन गया, 2Ki, और जो Ba है, ये वाला Ba कहाँ चला गया, Br2 था, कितना था, Br2, तो Br2। ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस मैंने आपको बोर्ड पर करके दिखाई है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। बेटा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप आज 10th क्लास के स्टूडेंट हो चुके हैं, तो आप यहाँ केवल स्टडी करने आइए, आपस में चैट करना या जो भी करना वो पता है आपको। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास दोपहर वीडियो भी आ जाए, इस चीज का गौर करना चाहिए कि यह वीडियो रिकॉर्ड्स भी हो रही है ना, इससे ऐसा नहीं लगे कि भैया कोई बच्चा टाइप कर रहा है, किसी को मुझे कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को कर रहा है, तो वो आपके पर्सनल इशू है, उससे अपने पर्सनल रखिए, है ना। ये ऑनलाइन पर उसको लेके आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको समझदार हो, आप सभी बच्चे समझदार करके, तो मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस हो गया। अब आया अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिएशन रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रिसिपिएशन रिएक्शन क्या है, एग्जांपल के साथ समझाइए। तो when two solution containing soluble salts are combined, जब दो सॉल्यूशन जिनके अंदर साल्ट बनने की शक्ति होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन व्हिच, और जिनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होती हो, एंड द एक्सचेंज बिटवीन कंपाउंड्स, जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उनके कंपाउंड इंटरचेंज करते हैं, which one of such compounds formate in the solid form, तो उनसे बनने वाला जो एक होगा वो सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड ठोस में मिलेगा, एंड सॉलिड फॉर्म, एंड देन सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जिससे वो सॉलिड चीज होगी तो जमीन में जाके या कंटेनर की तली में जाके बैठ जाएगी। दिस सॉलिड इज नोन एज द प्रिसिपिटेट, इसे ही हम प्रिसिपिटेट
कहते हैं and the reciprocative reaction is forming the precipitation reaction. इसी कारण की वजह से इसे precipitation reaction कहते हैं. फॉर एग्जांपल दिया हमने, एक मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा. NaOH, ठीक है, तो 2 लगा दिया. ये भी लिक्विड फॉर्म में था, घोल था, तो एक्विसेंस बोलते हैं इसको, लिक्विड बोल सकते हैं. एंड Mg मैग्नीशियम क्लोराइड का भी घोल था, तो उसको भी लिक्विड बोल सकते हैं. अब बना क्या? 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया. ठीक है, घोल बन गया, नमक का घोल बन गया ये. तो ये भी लिक्विड फॉर्म में मिला. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि सॉलिड फॉर्म में. देखिए NaCl2, Na ने Cl2 के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाया, तो हमने आगे लिख लिया है. तो ये नमक प्राप्त हो गया घोल के रूप में. और OH यानी हाइड्रोक्साइड और Mg मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया है. इस प्रकार से इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. अगला क्वेश्चन आएगा, वो भी ठीक क्वेश्चन है. तुम्हें कोई गलवा नहीं लग रहे हैं, जो हमारे स्कूल की एक लिमिट है. अमन, मुझे आपका नाम लेना पड़ रहा है. बेटा बिल्कुल अच्छी तरीके से ज्वाइन करें, बिल्कुल मॉनिटरिंग सर सब लोग कर रहे होते हैं आपके सारे मैसेजेस पर. आप तो एवरीवन को मैसेज करने जा रहे हैं. चलिए अगला क्वेश्चन आता है. आई थिंक टाइमिंग की रनआउट हो रहा है. 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझा पाऊंगा, लेकिन आपको ये कंप्लीट मान सकते हैं इस चैप्टर को. और शायद इसका जो नोट्स है वो आज आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, अवेलेबल है हमारे पास. लेकिन एक बार मैं जानना चाहता यही कहूंगा कि बेटा हम सभी को पढ़ने आ रहा है ना. आप अच्छे से पढ़िए, आपका स्कूल आपके लिए बिल्कुल सब चीज की व्यवस्था कराकर आपको दे रहा है, क्यों ना उसका बेनिफिट लें. आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. 2 मिनट्स सर आपको अलाउ कर रहे हैं, आप जो भी एड्रेस करेगा. आई थिंक कोई डाउट नहीं है, तो आप आज की क्लास यहीं तक रखेंगे. हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें. स्कूल आप सभी की स्वस्थ रहने की कामना करता है. टेक केयर.